गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स पढ़ते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में का मीनिंग क्या है? अपने को पता है विद्युत बल रेखाएं निरूपित करती थी विद्युत क्षेत्र को, विद्युत बल रेखाएं निरूपित करती थी विद्युत क्षेत्र को। और एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाने का तरीका क्या था? अपन ने पॉइंट बना के समझा भी था कि आप समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं से अगर बल रेखाएं बनाई जाए तो किसको निरूपित करेगी? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा किधर है? अपन कह सकते हैं आई कैप की डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसके अंदर अपने को रखना है द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव कैसे होता है? अपने को पता है एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और नेचर दोनों का अपोजिट रहेगा, यानी एक प्लस और एक माइनस। मान लिया कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू। ये इसका मिडिल पॉइंट हो सकता है ओ। ये डिस्टेंस अपने को पता है दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 2L अपन कंसिडर करते हैं। तो ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र, मान लिया विद्युत क्षेत्र इस दिशा में ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये कितने डिग्री कोण पे रखा? मैंने मान लिया थीटा। थीटा क्यों माना? क्योंकि अगर अपन थीटा के लिए कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो अलग अलग कोण के लिए आ जाएगा। पूछ लेगा 30 डिग्री पे रखा है तब कितना बल आघूर्ण लगेगा, 60 पे कितना लगेगा, 0 पे कितना लगेगा, 180 पे कितना लगेगा। इसलिए अपन ने इस द्विध्रुव को थीटा एंगल पर कंसिडर कर लिया। अब अपने को बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण को अपन ने 11th क्लास में अंदर पढ़ा है, जड़त्व आघूर्ण, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। जड़त्व आघूर्ण में एक टर्म्स आई थी, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता क्या समझते हैं। बल आघूर्ण को अगर आप ब्रेक करोगे, बल का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब होता है किसी वस्तु को घुमाने में। अगर वस्तु रोटेट होती है तब जो बल होता है उसका नाम क्या हो जाता है? बल आघूर्ण। और भौतिकी के अंदर कोई भी बल आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका होता है भौतिक राशि इंटू बल की किरण रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यानी बल इंटू लंबवत दूरी। किसका फॉर्मूला होता है? बल आघूर्ण का। अब ये बल आघूर्ण आता कब है उसको देखते हैं। अगर ये कोई ब्लॉक है m मास का, मुझे इसको इधर मूवमेंट कराना है तो आपको सिंपल सा फोर्स लगाना पड़ेगा। बल ही वो कारक होता है जो वस्तु के अंदर स्थानांतरण गति करता है। लेकिन यदि मुझे इसको रोटेट करना है, इसको अगर घुमाना है, तब कौन वर्क करेगा? बल आघूर्ण। और वो किस प्रकार आएगा देखते हैं। अगर मैं कहता हूं ये m मास के ब्लॉक पर इस साइड में लगा F फोर्स, वो लगा 10 न्यूटन का, और इधर भी लगा 10 न्यूटन का, तो बताओ इसकी कोई स्थानांतरण गति होगी क्या? अपन कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही m द्रव्यमान के वस्तु को ये फोर्स 10 न्यूटन से इस दिशा में खींच रहा है, आई कैप बोल देते, और माइनस आई कैप में ही वापस 10 न्यूटन का लग रहा है, तो इसकी कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। यानी कह सकते हैं F नेट, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है और स्थानांतरण गति नहीं होगी, किसी टाइप का ट्रांसफर नहीं होगा, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बलों की क्रिया रेखा कैसी है? समान। क्रिया रेखा मतलब ये एक ही लाइन पे लग रहे हैं दोनों फोर्स। लेकिन सपोज करो कुछ ऐसा होता कि ये कोई ब्लॉक होता है, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के इस सिरे पर, ये वाले सिरे पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है F, जो 10 न्यूटन का मान लिया अपन, और इस सिरे पर भी फोर्स लगता है F, वो लगता है 10 न्यूटन का, सेम फोर्स। तब मुझे बताइए कि ये भी m मास का कोई ब्लॉक हो गया, तो ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ये लग रहा है नीचे की तरफ 10 न्यूटन। अगर मैं इसको J कैप कहता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो ये कौन सा है? माइनस J कैप। तो इस बार भी बल की दिशा तो विपरीत है और बल का परिमाण भी कैसा है? समान है। तो नेट इस बार भी कितना आएगा? आप निकालोगे F नेट, ये लिखोगे 10 J कैप और यहाँ पे लिखोगे माइनस 10 J कैप, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स कितना आएगा? 0। लेकिन इन दोनों में खास एक चेंज क्या है? इसमें जहां है वही रहेगा, कोई भी स्थिति में चेंज नहीं होगा। साम्य अवस्था है इसकी, स्टेबल कंडीशन। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा? बल भले ही 0 हो, नेट फोर्स, लेकिन ये वस्तु अपनी जगह पर क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। यानी यदि दो बल परिमाण समान और विपरीत प्रकृति के हो लेकिन उनकी क्रिया रेखा अलग हो, तो दोनों बल मिलकर एक अलग काम करते हैं, एक पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, जिसको बलों का युग्म कहते हैं। और बल युग्म क्या करता है? इस वस्तु के ऊपर बल आघूर्ण क्रिएट करता है, यानी इसको घुमा देता है। यानी ये वस्तु रोटेट हो जाएगी, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, इस तरीके से घूमेगी। तो ये काम किसका होता है? बल आघूर्ण का। तो अपन बल आघूर्ण से क्या समझे? यहाँ पर बल आघूर्ण यही काम करने वाला है। कैसे? देखो इस पॉइंट बी पर अगर मैं इस पर फोर्स की बात करता हूँ
तो धनावेश के कारण जो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल कितना होता है, F इक्वल टू क्यू ई, कूलाम के हिसाब से भी अपने को पता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, बल बटा आवेश, पढ़ रखा अपन। तो यहां से बल कितना आएगा, E, F इक्वल टू कितना मिलेगा, Q इंटू ई, तो F इक्वल टू क्यू ई। तो ध्यान रखना है धनावेश के कारण जो विद्युत बल होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी इधर लगेगा बल ये क्यू ई बल, और इस ऋण आवेश पर भी बल लगेगा, ये लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई। तो देखो इस द्विध्रुव के साथ हो क्या रहा है, इस द्विध्रुव के साथ आई कैप में बल लग रहा है क्यू ई, और इधर लग रहा है माइनस क्यू ई, यानी नेट फोर्स की बात करता हूं, एफ नेट, द्विध्रुव पर परिणामी बल, द्विध्रुव पर परिणामी बल। तो अपन कहेंगे इस साइड लग रहा क्यू ई और प्लस इस साइड लग रहा माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना आया, 0, यानी स्थानांतरित गति तो होने वाली है नहीं, यानी ये द्विध्रुव आगे खिसक तो सकता नहीं, या इधर भी जा सकता नहीं। लेकिन इसके अंदर और क्या है, इसकी जो क्रिया रेखा इस बल की ये है, और इस बल की क्रिया रेखा, यानी क्रिया रेखा एक ये है और दूसरी है, ऐसे फोर्स है। तो बताओ क्रिया रेखा समान हुई क्या, तो यहां पर बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ये लगेगा, यानी ये दोनों बल परिणामी जरूर 0 देंगे, लेकिन एक दूसरा काम कर देंगे, इसको घुमाने का काम कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः ये बल युग्म का निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। ये लाइन आपको ध्यान रखनी, बल युग्म का निर्माण करेंगे। और बल युग्म करेगा क्या, बल युग्म का टारगेट रहेगा कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उस दिशा में उसको संरेखित करने का। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आगे इस तरीके के और डेरिवेशन आएंगे, जब अपन चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ कोई छड़ रखी हुई, चालक छड़, उसके ऊपर बल कितना लगेगा, वो की बात वापस आएगी। बलागुण खूब बार आने वाला है और यही चीज होने वाली है। तो बल युग का निर्माण करेंगे, और जिसका टारगेट क्या होगा, ये क्या चाहेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। यानी अब ये क्या करेगा, बल युग्म काम क्या करेगा, ये चाहेगा कि ये जो द्विध्रुव है वो घूम के इधर आ जाए, ये इसकी टेंडेंसी होगी, इस प्रकार इसको लाने का प्रयास करेगा। तो कैलकुलेट करते हैं बल युग्म आएगा कितना, ये कितना बलागुण लगेगा। तो इस बल युग्म का नाम क्या कह देंगे, बलागुण क्रिएट करेगा। तो यहां से बात करेंगे द्विध्रुव पर बलागुण, द्विध्रुव पर बलागुण कैसा आएगा, तो लिखेंगे किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। सिंपली बलागुण का सूत्र याद रखना, बल इंटू लंबवत दूरी। बलागुण बल का है तो बल इंटू लंबवत दूरी, और किसी एक आवेश पर बल कितना है अपने को पता है। इस आवेश पर बल, परिमाण देखते हैं, बल इस आवेश पर बल क्यू ई, इस पर भी आवेश का परिमाण कितना क्यू ई, बस डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस माइनस अपने क्या बता रही डायरेक्शन को। तो बलागुण की बात करते हैं, उसको डिनोट करते हैं अपन टॉर्क से। ये टॉर्क इसका सिंबल होता है बलागुण का, अपन ने पढ़ रखा है। किसी एक आवेश पर बल, इसका परिमाण लिखा मैंने क्यू ई, और दोनों बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, तो वो अपन पहले कैलकुलेट कर देते थे। तो ये बल ये रहा, और दूसरा बल ये इसकी क्रिया रेखा, ये इसकी क्रिया रेखा, इनके मध्य लंबवत दूरी यही होगी। यहां से एक परपेंडिकुलर से अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये ए बी, और इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो बताइए दोनों बलों के मध्य, एक बल ऐसे और एक बल दूसरा ऐसे, इनके मध्य लंबवत दूरी यही हुई। इस लंबवत दूरी को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये मुझे ज्ञात करना है, यानी बीसी फाइंड करनी, जो कि लंबवत दूरी की तरह बनेगी। ये मुझे पता है, यानी थीटा के सामने हुआ लंब, अगर मैं इसको एक कंसीडर करूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, तो थीटा के सामने ये हुआ लंब, 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो यहां से अगर मैं कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा अगर अप्लाई करूं, तो साइन थीटा क्या कहेगा, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा। अब लंब यानी इसके लिए होगा बीसी, और कर्ण कौन है, ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी है 2l। तो बताइए लंबवत दूरी जो बीसी होने वाली उसकी वैल्यू कितनी आई, 2l साइन थीटा। यानी दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी अपन ने कितनी लिख दी, 2l साइन थीटा। अप्लाई करते हैं वहां, किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल कितना है क्यू ई,
इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी अपने कैलकुलेट की है 12 sin थीटा। अब आगे करते हैं, देखो अपने को ये बताइए Q इंटू 12 क्या होता है? Q इंटू 12 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है अपने। तो यहां से टॉर्क कितना आएगा? Q तो है ही, Q इंटू 12 ये बन गया P और इंटू E और बाद में क्या बचा? साइन थीटा। तो अपने बल आघूर्ण का परिमाण निकाल लिया। अब इसको देख के आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कैसा है कि देखते हैं। ये कौन है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसी राशि? सदिश राशि, जिसका परिमाण कितना होता था? Q इंटू 12। दिशा किधर होती? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये कौन? विद्युत क्षेत्र सदिश। ये भी सदिश, ये भी सदिश। और थीटा किसके मध्य कोण है? P और E के मध्य। थीटा किसके मध्य कोण है? ये E वेक्टर और P वेक्टर ऐसे लगा होगा माइनस से प्लस की ओर। तो इन दोनों के मध्य कोण थीटा है, यानी दो सदिश और दोनों के मध्य कोण जो थीटा उसका साइन यानी जा लिया उसका। तो यहां पर हुआ क्या? याद करते अपन ने जब वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें क्या होता था? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू दोनों के मध्य कोण का साइन ले लेते हैं तो बनता था ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा किसकी डेफिनेशन होती थी? ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दोनों किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? पी क्रॉस ई का। तो क्या लिख सकता हूं इसको? पी वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर? ई वेक्टर। और आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट से हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसका जो आंसर है वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। इसका मीनिंग टॉर्क खुद एक कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से टॉर्क के बारे में अपने को ये और पता चल जाता है कि टॉर्क एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर प्रोडक्ट आते ही अपन कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन किधर होगी? जिधर पी वेक्टर और ई वेक्टर है उन दोनों के लंबवत कौन होगा? टॉर्क वेक्टर। थोड़ा सा आप रिवाइज कर ले 11th क्लास, उसमें क्या होता था कि दो तरह के वेक्टर अपन ले लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसके दो प्रोडक्ट होते थे, एक होता था ए डॉट बी वेक्टर, इससे हमेशा मिलती थी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, और इसका एक दूसरा प्रोडक्ट होता था इसको बोलते थे वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन। इससे हमेशा कैसी राशि मिलती थी? वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन कहां होती थी? इन दोनों के तल के लंबवत या इन दोनों के तल के लंबवत। और इसकी डायरेक्शन निकलती कैसे? अपन लेते राइट हैंड रूल, दक्षिणावर्त पेंच का नियम, इसको रूल लेते थे अपन। तो वही चीज यहां पर लगा सकते हैं। यहां कह सकते हैं ये बलागुण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पी वेक्टर और ई वेक्टर के तल के क्या होगी? लंबवत होगी। तो अपने को टॉर्क का फॉर्मूला मिल चुका है। तो ये इतना टॉर्क क्रिएट होगा पी ई साइन थीटा। अब छोटे छोटे इसकी स्पेशल केसेस देख लेते हैं जल्दी से। जैसे अगर मैं कहता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मैंने कंसीडर कर लिया। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? अगर मैं कहता हूं कि दोनों के मध्य एंगल 0 है, किन के मध्य? पी और ई के मध्य एंगल 0 है। यहाँ अप्लाई करेंगे कितना टॉर्क आएगा? देखो साइन 0 कितना होता है भाई? 0। 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 0। तो जब थीटा 0 है टॉर्क की जरूरत पड़ेगी क्या भाई? टॉर्क का काम क्या है? द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना। और 0 एंगल है, मतलब पहले से ऐसे ही पड़ा है, तो फालतू का कोई टॉर्क लगाने की जरूरत है क्या? तो इसको बोलते हैं, ये कंडीशन कहलाती है स्थायी साम्य अवस्था की। इसको कहेंगे स्थायी साम्य अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकंड अगर मैं बात करता हूं थीटा इक्वल टू 90, यानी विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ ये, और ये ऐसे, तो एंगल कितना हुआ? 90। तो 90 डिग्री है तो अपने को पता है साइन 90 कितना होता है? मैक्सिमम 1। तो साइन 90 मैक्सिमम 1 देता है, यानी 1 आएगा। तो यहां से टॉर्क का परिमाण कितना मिलेगा? पी ई साइन 90, और साइन 90 को अपने मान लिया 1 आएगा इसका आंसर। तो जो मिलेगा टॉर्क कैसा मिलेगा? अधिकतम, वो कितना मिलेगा? पी ई। तो यहां से क्या सीखा अपन ने कि जब विद्युत द्विध्रुव लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के, तब अधिकतम बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। इसका परिमाण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के समान होता है। और कंडीशन ले सकते हैं, वैसे दो ही महत्वपूर्ण है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी बल आघूर्ण की, और यहाँ अधिकतम बल आघूर्ण क्रिएट होगा। एक और ले सकते हैं, अगर द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र तो ऐसे इसके विपरीत दिशा में रखा हुआ है, यानी 180 डिग्री हो एंगल, तो साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। आपको याद रखना है साइन n पाई 0 होता है। साइन 180, 360, पाई, 2 पाई, 3 पाई, आंसर कितना आता है? 0। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं उसकी टेम्परेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अस्थायी साम्य अवस्था उसको कह सकते हैं। तो ये होता है कंप्लीट एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इस चैप्टर में जो भी अपन ने किए हैं वो वापस अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चैप्टर में आते रहेंगे। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते, क्या रहेगा? एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने बल आघूर्ण स्थापित किया। इस बल आघूर्ण पर विद्युत क्षेत्र के कारण दो बल लगे, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्योंकि बल का परिमाण दिशा विपरीत, नेट फोर्स कितना आया? 0। लेकिन क्रिया रेखा एक समान न होने के कारण एक बल युग्म उत्पन्न हुआ। बल युग्म ने क्या कार्य किया? वो चाहता है कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए। बल आघूर्ण का अपने सूत्र
के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लगाई तो यहाँ से अपन को मिला बल इंटू उनके बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल अपने को पता है क्यू ही है, लंबवत दूरी अपन ने नॉर्मल ज्योमेट्री से फाइंड कर ली। यहाँ से कौन से ट्राइंगल में लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उससे अपने को BC लंबवत दूरी का मान मिला। इस तरीके से फॉर्मूला डेराइव हुआ। इसको गौर से देखा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो किया था, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क देगा, यानी टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो P और E दोनों की लंबवत होगी। राइट हैंड रूल या दक्षिणावर्त पेच का नियम आप यूज कर सकते हो। फिर स्पेशल केसेस देख लिए, जब 0 डिग्री पर है विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के मध्य कोई कोण नहीं है उसकी दिशा में, तो स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। और अधिकतम टॉर्क कब रहेगा, जब रहेगा P वेक्टर और U वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा। तो ये कंप्लीट होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बल लागू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको अपन करेंगे। थैंक यू।